हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में भारतीय कृषि के प्रकार के बारे में चर्चा होगी। विगत क्लास में भी भारतीय कृषि के प्रकार के बारे में चर्चा की है, अध्ययन किया है, कौन कौन सी कृषियाँ हैं। उनमें जो स्थानांतरण कृषि की जाती है भारत में, निर्वाहन कृषि की जाती है। स्थानांतरण कृषि है वो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। और आर्द्र और जो शुष्क कृषि है, आर्द्र और शुष्क कृषि है, इसका क्राइटेरिया है वो यानी 75 सेमी वर्षा से निर्धारित होता है। अर्थात 75 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है, जबकि 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है। और शुष्क कृषि होती है वो अधिकांश वर्षा आधारित होती है। वर्षा आधारित कृषि को अपन बारानी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अब जो नेक्स्ट कृषि है जिसको अपन गहन कृषि कहते हैं, तो गहन कृषि जो है भारत के अंदर गहन कृषि की जाती है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा जाता है कि कम क्षेत्रों में अधिक उत्पादन करना, कम क्षेत्रों में अधिक उत्पादन करना। ये उन क्षेत्रों के अंदर की जाती है जहाँ पे यानी जनसंख्या का दबाव अधिक पड़ता है। कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव पड़ता है, तो इस क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं कि क्षेत्र बहुत कम होता है लेकिन अधिक उत्पादन किया जाता है। इसी उद्देश्य से ही गहन कृषि की जाती है, कम से कम क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करना। ये अधिकांश भारत के उत्तरी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार, तो पश्चिम बंगाल, ये जो राज्य है इनमें गहन कृषि पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ जनसंख्या का दबाव भूमि पर अधिक है और कम भूमि पर अधिक उत्पादन किया जाता है। इन कृषि की जो विशेषताएं रहती है कि जो गहन कृषि है उनकी विशेषताएं क्या है कि एक तो जनसंख्या के अनुपात में भूमि कम होती है। इस कृषि के अंदर क्या होती है, जनसंख्या अधिक होती है और भूमि कम होती है, पर जो जोत आकार है वो बिल्कुल छोटे होते हैं। तो कम भूमि की वजह से जनसंख्या का अधिकांश दबाव पड़ता है और प्रति हेक्टर भूमि में खेतीहर श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। दूसरी इसकी विशेषता है कि प्रति हेक्टर भूमि में खेतीहर श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। अर्थात यूँ कहें कि आवश्यकता से अधिक श्रमिक होते हैं, आवश्यकता से अधिक श्रमिक होते हैं। इसको कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। जो छुपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है वो इस प्रकार गहन कृषि के अंदर होती है, क्योंकि भूमि कम होती है लेकिन उसमें काम करने वालों की संख्या अधिक होती है। इसीलिए छोटे खेत के अंदर अधिक उत्पादन किया जाता है। वर्ष में एक से अधिक बार फसलें उगाई जाती है। भूमि छोटी होती है, उस पर यानी निर्भर रहने वालों की संख्या अधिक होती है, तो एक से अधिक फसल उगाई जाती है। इसका मतलब क्या है, शस्य गहनता अधिक होती है। शस्य गहनता अधिक होती है। शस्य गहनता अधिक होती है। जैसे वर्तमान में शस्य गहनता भारत में औसत एवरेज कितनी है, 135%। शस्य गहनता का मतलब क्या होता है कि कोई भी कृषि भूमि पर एक वर्ष के अंदर, एक कृषि वर्ष के अंदर उगाई जाने वाली फसलों की संख्या या बारंबारता को अपन क्या कहते हैं, शस्य गहनता या फसल गहनता। तो जो गहन कृषि होती है वहाँ पे एक साल के अंदर अधिक फसलें उगाई जाती है, इसीलिए वहाँ शस्य गहनता अधिक होती है। इसमें फसल चक्रों को अपनाया जाता है। फसल चक्र अपनाया जाता है क्योंकि भूमि है वो अनुपजाऊ बन जाती है, बार बार एक ही स्थान पर एक ही फसल करना है, तो इसमें क्या वो अपनाया जाता है फसल चक्र। जैसे मान लीजिए ये उपजाऊ मैदान, एक ये भूखंड है, 1 है, 2, 3 और 4 है। तो इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ गेहूँ बोया गया है, ठीक है, यहाँ गेहूँ बोया गया है, यहाँ चना बोया गया है। इसके बाद में यहाँ क्या है, कपास बोई गई है और इसको क्या छोड़ा गया है, परती छोड़ा गया है। अब इसको नेक्स्ट साल
यानी जहाँ चने की फसल होती है वहाँ पर गेहूँ बो दिया जाता है, जहाँ कपास होती है वहाँ पे चना या चावल बो दिया जाता है, और यहाँ पे यानी दूसरी फसल बो दी जाती है, इसको क्या वापस छोड़ दिया जाता है, परती छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार बदल बदल के फसलों की कृषि करना, एक ही फसल एक ही भूमि के अंदर नहीं की जाती है, बदल बदल के की जाती है, उसको अपन फसल चक्र कहते हैं। तो गहन कृषि में भूमि की उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए फसल चक्र का अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होने से सीमित भूमि पर अधिक पैदावार की जाती है, यानी यूँ कहें कि इसमें प्रति जो हेक्टर उत्पादन है, प्रति हेक्टर उत्पादन है वो अधिक होता है, प्रति हेक्टर उत्पादन अधिक होता है, जबकि प्रति व्यक्ति होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। गहन जो कृषि होती है उसकी क्या विशेषता होती है कि इस प्रकार की कृषि के अंदर कम भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव पड़ता है, तो कम भूमि पर अधिक पैदावार की जाती है, इसीलिए गहन कृषि में प्रति हेक्टर उत्पादन अधिक होता है, जबकि प्रति व्यक्ति कम होता है, क्योंकि यहाँ व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है, काम करने वालों की संख्या है वो अधिक होती है। छुपी हुई बेरोजगारी यहाँ रहती है, छुपी हुई बेरोजगारी। तो छुपी हुई जो बेरोजगारी है यानी कि आवश्यकता से अधिक श्रमिक उपलब्ध होना, वो गहन कृषि में होता है। भूमि बहुत कम होती है, आकार बहुत छोटे होते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रति हेक्टर में उत्पादन अधिक और प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, ये भी इसकी खासियत है। इसके अलावा गहन कृषि में पूंजी निवेश और यांत्रिक उपकरणों की अपेक्षा मानवीय श्रम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यांत्रिक जो गहन कृषि होती है उसमें क्या है, ज़्यादातर यांत्रिक और पूंजी निवेश पर जोर नहीं दिया जाता, इसमें मानवीय श्रम अधिक लगता है, क्योंकि कम भूमि पर श्रमिकों की यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा श्रमिक उपलब्ध होते हैं, तो कम भूमि पर अधिक श्रमिक होते हैं, खेतिहर मजदूर काम करने वाले अधिक होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर इसमें यांत्रिक मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है। श्रम की प्रधानता रहती है, श्रम की प्रधानता इस कृषि के अंदर रहती है। तो इस प्रकार की गहन कृषि कहाँ की जाती है, विश्व के अंदर भी उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है। अधिक घनत्व वाले जो प्रदेश है, अधिक घनत्व वाले प्रदेश, उन क्षेत्रों के अंदर यानी कि इस प्रकार की कृषि की जाती है। या यूँ कहें कि जहाँ जो कृषि भूमि है उस पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, जहाँ कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ पर गहन कृषि की जाती है। और ज़्यादातर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया जो मानसूनी देश है उनमें इस प्रकार की कृषि की जाती है, जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक पड़ता है, जैसे बांग्लादेश है या पाकिस्तान है या भारत है, इंडोनेशिया है। ये देश ऐसे हैं जिनमें कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, इसीलिए वहाँ कम ज़मीन पर, कम भूमि पर अधिक पैदावार यानी अधिक पैदावार ली जाती है, अधिक उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। ज़्यादातर इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है ताकि कम भूमि में अधिक से अधिक पैदावार लिया जा सके, फसल चक्र अपनाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे गहन कृषि करने से क्या होता है कि गहन कृषि करने से नुकसान भी होता है कि भूमि क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है एवं क्षारीयता की समस्या। तो जो लवणीय और क्षारीयता की समस्या है, क्षारीयता, ये हमेशा गहन कृषि से ही पैदा होती है, क्योंकि बार बार एक ही खेत के अंदर अधिक सिंचाई करने से भूमि के अंदर जो सोखने की क्षमता होती है, जल सोखने की क्षमता होती है, वो ख़त्म हो जाती है और जिससे लवणीय एवं क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक तो भूमि को परती छोड़ना पड़ता है। इसके लिए ज़्यादातर यानी कि लवणीय या क्षारीयता के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। और कई क्षेत्रों में ऐसे भी होती है कि भूमि ज़्यादा लवणीय या क्षारीय होने की वजह से अनुपजाऊ बन जाती है। तो गहन कृषि के लिए ज़्यादातर यानी कि
अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, सिंचाई अधिक होती है। ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, यानी उत्तर भारत के जहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इस प्रकार के अंदर नलकूपों और नहरों से सिंचाई की जाती है और अधिक सिंचाई संसाधन उपलब्ध होने से वहाँ पे गहन कृषि की जाती है, पानी की आवश्यकता भी अधिक होती है। अब दूसरी जो कृषि है जिसको अपन कहते हैं विस्तीर्ण कृषि या इसको विस्तृत कृषि भी कहते हैं, विस्तृत कृषि कहो या विस्तीर्ण कृषि कहो, देखो नाम भी इसका विस्तृत या विस्तीर्ण है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जनसंख्या के अनुपात में भूमि है वो अधिक होती है, यानी अधिक क्षेत्र के अंदर कृषि की जाती है, अधिक कृषि भूमि के अंदर कृषि की जाती है। जनसंख्या का अनुपात यहाँ कम होता है लेकिन कृषि भूमि का अनुपात अधिक होता है, अर्थात यूँ कहे कि खेत का आकार है वो बड़ा होता है। बड़े बड़े खेत के आकार वाले क्षेत्रों के अंदर जहाँ कम जनसंख्या है लेकिन कृषि भूमि क्षेत्र अधिक है, वहाँ पर बड़े लेवल तक कृषि की जाती है, उसको अपन विस्तृत कृषि कहते हैं। विस्तृत कृषि के लिए क्या है कि ज़्यादातर अधिकांश जो कार्य होते हैं वो बड़ी मशीनों या यांत्रिक उपकरणों से होते हैं, यानी इसमें श्रमिक शक्ति की आवश्यकता कम होती है, खेतीहर श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है। अधिक भूमि पर यानी बड़ी मात्रा में विभिन्न कृषि यंत्रों के उपकरणों की सहायता से जो कृषि की जाती है जिसको अपन विस्तृत या विस्तीर्ण कृषि कहते हैं, इसको विस्तृत वाणिज्य कृषि भी कह सकते हैं। अधिक इसमें क्या होता है, अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, अधिक भूमि की आवश्यकता होती है जहाँ जनसंख्या का दबाव कम होता है लेकिन कृषि भूमि अधिक हो, कृषि भूमि अधिक हो, कृषि भूमि अधिक हो और जनसंख्या का दबाव है वो जनसंख्या का दबाव है वो कम हो, जनसंख्या का दबाव कम, उन क्षेत्रों के अंदर विस्तृत कृषि की जाती है। विस्तृत कृषि की एक और विशेषता होती है कि इसमें प्रति हेक्टर उत्पादन कम होता है जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि ये बड़े लेवल तक बड़े यानी कि खेतों के आकार क्षेत्रों में कृषि की जाती है। इसमें श्रमिकों या खेतीहर श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है, इसीलिए यहाँ जो बड़े लेवल पर कृषि की जाती है तो प्रति हेक्टर जो उत्पादन होता है वो क्या होता है, कम होता है और श्रमिक यहाँ पे कम होते हैं, इसीलिए प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। तो ये इस विस्तृत जो वाणिज्य कृषि है इसकी क्या खासियत है, प्रति हेक्टर उत्पादन कम और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक। जबकि गहन कृषि में ठीक इसका उल्टा होता है, वहाँ प्रति हेक्टर उत्पादन अधिक होता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। भारत में जो अधिकांश विस्तृत कृषि है वो कहाँ की जाती है, जैसे उत्तरी राजस्थान का जो नहरी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के जो सिंचित क्षेत्र है, राजस्थान का श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर, बीकानेर, ये जो ज़िले हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन इंदिरा गांधी जो नहर सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादातर विस्तृत कृषि की जाती है। और इसके अलावा भी उत्तर भारत के जहाँ अधिकांश जहाँ क्षेत्र है जैसे पंजाब है, हरियाणा है या उत्तर प्रदेश है, ये वहाँ पर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विस्तृत कृषि भूमि वाले क्षेत्र है, बड़े कृषि भूमि वाले हैं, खेतों का आकार बड़ा है, तो वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो ये विस्तृत जो कृषि होती है वो बड़े आकारों में की जाती है, बड़े आकार वाले जोतों में की जाती है। लेकिन भारत के अंदर इस कृषि का क्राइटेरिया अब कम होने लगा है। उसका कारण क्या है कि यहाँ कृषि जोत आकार, प्रति व्यक्ति कृषि जोत आकार, जोत आकार है वो कम होता जा रहा है।
अभी कितना है 1.08 हेक्टर है। 2015-16 की कृषि रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि जोत आकार प्रति व्यक्ति कितना है 1.08 हेक्टर। तो ये जो आकार है वो छोटा होता जा रहा है। इसकी वजह से विस्तृत कृषि करने में समस्या होती है। इसके लिए सरकार ने एक योजना भी निकाली है। क्या है? चकबंदी योजना। चकबंदी योजना के तहत क्या किया जाता है कि बहुत सारे छोटे छोटे खेतों को, जोत आकार छोटे होते हैं, उसको इकट्ठा किया जाता है और एक विस्तृत यानी कि बड़े चकबंदी के रूप में समान रूप से एक ही फसल की कृषि की जाती है, जिससे क्या होता है कि उत्पादन भी बड़े लेवल तक होता है। लेकिन चकबंदी योजना है वो यानी भारत में अपनाई गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कई राज्यों के अंदर ये सफल भी हुई है ताकि इन क्षेत्रों के अंदर विस्तृत कृषि की जा सके। अब इसके अलावा एक कृषि होती है जिसको अपन कहते हैं जल कृषि। और जल कृषि है, जल कृषि का क्या मतलब होता है कि जलीय जीवों के पालन, संवर्धन और उपयोग को जल कृषि कहते हैं। ये मत्स्य से भिन्न होती है क्योंकि इस कृषि के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में जलीय जीवों का पालन एवं संवर्धन किया जाता है। ये कृषि समुद्र, नदी, झरना, तालाब आदि में की जा सकती है और इसमें शैवाल की कृषि है, झींगा की कृषि है, मोतियों की कृषि है या संघ कृषि आदि इसके विभिन्न रूप है। तो जलीय कृषि के अंदर क्या है, जो जलाशय के क्षेत्र है जैसे समुद्र है या नदी है, झीलें हैं या तालाब है, उनके अंतर्गत कुछ ऐसे जलीय जीवों की कृषि की जाती है और जिनके अंदर जैसे शैवालों की कृषि है या झींगा, समुद्री शैवाल होता है वो समुद्र में पाला जाता है, झींगा की कृषि, मोतियों की कृषि या शंख है उनकी कृषि। इस प्रकार की कृषि जो ज़्यादातर समुद्रों, नदियों, झीलों, तालाबों में की जाती है, जिसको जल कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो कृषि है जिसको समुद्री शैवाल कृषि कहते हैं, समुद्री शैवाल कृषि। तो समुद्री शैवाल जो कृषि होती है वो समुद्रों के अंदर शैवाल नामक यानी कि एक जीव है उसको पाला जाता है। देखो, समुद्री शैवाल कृषि है, ये जो शैवाल है ये एक समुद्री वनस्पति होती है और समुद्रों के अंदर ये वनस्पति है वो लगाई जाती है और इसका जो उपयोग है वो ज़्यादातर औषधि निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। इनके अलावा अन्य कार्य है जैसे व्यवसाय है या भोजन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और भोजन के रूप में किए जाने वाले प्रमुख शैवाल है वो विटामिन्स और खनिजों से समृद्ध होते हैं। क्लोरेला नामक जो शैवाल है उसके केबिन के होज में उगाकर इसको अंतरिक्ष में प्रोटीन युक्त भोजन के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। क्लोरेला, तो क्लोरेला जो शैवाल है, शैवाल कृषि के अंदर एक शैवाल आता है जिसका नाम है क्लोरेला। क्लोरेला जो शैवाल है, ये जो शैवाल होता है वो एक होज होता है पानी का और उस होज के अंदर इसकी कृषि की जाती है। इसका जो उपयोग है वो अंतरिक्ष के अंदर अंतरिक्ष के अंदर प्रोटीन युक्त भोजन बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने भोजन के तौर पर क्लोरेला नामक शैवाल का उपयोग करते हैं और ये वहाँ एक पानी का होज या टैंक होता है उसमें इसको उगाया जाता है और इससे जो शैवाल मिलता है, इस शैवाल से जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है, प्रोटीन युक्त भोजन होता है जिसका उपयोग है वो अंतरिक्ष यात्री करते हैं। तो समुद्री शैवाल है वो एक समुद्री वनस्पति है और
समुद्री इस वनस्पति के अंदर, समुद्रों के अंदर जो कृषि की जाती है, जिसका उपयोग औषधि निर्माण में भी होता है, व्यवसाय के रूप में होता है और भोजन निर्माण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में समुद्री शैवाल के जो समुद्री शैवाल कृषि है वो कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप आदि क्षेत्रों में की जाती है। हाल ही में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान जो अंडमान निकोबार है, उनके प्रशासन के द्वारा समुद्री शैवाल कृषि है वो उनके यानी कि जो भारत के अंदर समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान है अंडमान निकोबार, तो उनके द्वारा समुद्री शैवाल कृषि को तकनीकी के रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तकनीकी के रूप में इसको हस्तांतरण किया जा रहा है। भोजन के अलावा भी इन शैवालों का उपयोग है वो ईंधन आपूर्ति के लिए भी होता है, कैंसर के इलाज के लिए भी होता है, उर्वरक और सौंदर्य प्रसाधन यानी प्रसाधन जो सामग्री है उसके लिए भी शैवालों का उपयोग होता है। तो जो समुद्री शैवाल कृषि है इसका उपयोग बड़ी लेवल तक होता है, यानी इसमें ईंधन के तौर पर भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन इनके लिए भी, यानी विभिन्न सौंदर्य प्रसाधन संबंधी जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें भी इसका उपयोग हो जाता है। औषधि निर्माण में कैंसर जैसे इलाज के लिए भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है जो सहकारी कृषि है। सहकारी कृषि का मतलब क्या होता है कि विभिन्न किसान संगठन आपस में मिलकर सहकारिता के साथ में कृषि करते हैं, या यूँ कहे कि ऐसे यानी कि किसान होते हैं जिनके पास भूमि नहीं है या तो भूमिहीन है या कृषक मजदूर है, तो कम भूमि वाले या कृषक मजदूर है, ये किसी व्यवसायिक संगठन से जुड़ जाते हैं। ये कृषि व्यावसायिक जो संगठन है उससे जुड़ जाते हैं और उसके बाद में इन भूमिहीन और कृषक जो मजदूर है इनको कृषि करने के लिए भूमि मिल जाती है, उर्वरक, खाद और यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा जो ये गरीब किसान है, भूमिहीन किसान है, कृषक मजदूर है, ये एक व्यावसायिक संगठन से जुड़ करके सामूहिक रूप से कृषि की जाती है, जिसको अपन सहकारी कृषि के नाम से जाना जाता है। जैसे रूस में जो सहकारी कृषि है उसको शौखोज और कॉल खहोज कहते हैं। रूस के अंदर जो सहकारी कृषि की जाती है उसको कॉल खहोज के नाम से जाना जाता है और रूस के अंदर जो सरकारी कृषि की जाती है उसको कहते हैं शौखोज। तो ये रूस की कृषि की एक पद्धतियाँ होती है, लेकिन भारत में भी सहकारी कृषि की जाती है। जो भूमिहीन कृषक मजदूर है वो किसी एक कृषक व्यवसाय संगठन से जुड़ जाते हैं ताकि उनको कृषि करने के लिए भूमि भी मिल जाती है और कुछ पूंजी है, कृषक उर्वरक है या कृषि यंत्रों का जो प्रबंधन है वो भी हो जाता है और वो एक संगठन से जुड़ करके कृषि करते हैं, जिसको अपन कहते हैं सहकारी कृषि। और एक और कृषि होती है जिसका नाम है एक्वापोनिक कृषि है वो हरियाणा के गुरुग्राम से ये अपनाई गई एक तकनीकी होती है। इसमें क्या होता है कि एक पानी का टैंक होता है, जैसे ये पानी का टैंक है और इस पानी के टैंक के अंदर पौधे और मछलियाँ दोनों सामूहिक रूप से यानी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इसके अंदर पौधे भी उगाए जाते हैं और साथ ही साथ इसमें मत्स्य पालन भी होता है, यानी कि पौधों का उगाना और मत्स्य पालन दोनों ही साथ में होता है। अब इससे जो समुद्र के अंदर छोटे छोटे जो शैवाल या पौधे होते हैं और इनको जो मछलियों के अपशिष्ट होते हैं उससे इनको पोषण मिलते रहते हैं।
मछलियों के जो अपशिष्ट होते हैं इनसे यानी कि इनको पोषण मिलता रहता है। तो एक पानी के टैंक में या हौज के अंदर जहाँ पौधों और मछलियों की साथ में कृषि की जाती है उसको अपन कहते हैं एक्वापोनिक। ये टेक्निकल हरियाणा के गुरुग्राम से अपनाई जाती है और इसमें ऐसी फसलें नहीं उगाई जाती जो भूमि के अंदर होती है। जैसे आलू वगैरह है तो ये गाजर है तो ये भूमि के अंदर पनपने वाली फसलें हैं, वो इसमें नहीं उगाई जाती है। इसमें वह फसलें उगाई जाती है जो भूमि के बाहर हो सकती है। और इन कृषि के साथ साथ मत्स्य भी पालन होता है। ऐसी टेक्निकल को एक्वापोनिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है संविदा कृषि। ये जो संविदा कृषि है, संविदा कृषि के अंतर्गत कृषक एक समझौते के तहत किसी कंपनी के लिए उत्पादन कार्य करता है और तथा वह पूर्व निर्धारित गुणवत्ता वाले उत्पादों को संबंधित कंपनी को एक निश्चित समयावधि में उपलब्ध करवाता है। इसमें क्या होता है कि जो संविदा कृषि होती है इसमें कृषक होता है वो एक निजी या कोई जो कंपनी होती है, निजी कंपनी होती है, उस कंपनी के तहत कृषि उत्पादन के तौर पर कार्य करता है। वो कंपनी उसको खेत, उर्वरक, खाद, बीज और इसके अलावा यानी कृषि यंत्रों का उपयोग है, कौन सी किस्मों का उपयोग करना है, किस विधि से करना है, ये सारा प्रबंधन एक कंपनी करती है। और जो कृषक होता है वो इस कंपनी में एक संविदा के तौर पर कार्य करता है। उसको एक निश्चित मानदेय के तौर पर वह कृषि करता है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन इस संविदा कृषि में समस्त जो तकनीकी है, किस फसल की कृषि करनी है, कितना उत्पन्न करना है, कितने मात्रा में करनी है, कौन सी किस्मों का प्रयोग करना है, कौन सी खाद उर्वरकों का प्रयोग करना है, कैसे करना है, ये सारा प्रबंधन कार्य है वो एक कंपनी के द्वारा होता है। तो किसी कंपनी से कृषक होता है वो एक अनुदान के आधार पर जुड़ जाता है और उसके उत्पादन के तौर पर कार्य करता है, कृषि उत्पादन के तौर पर कार्य करता है। ऐसी कृषि को अपन संविदा कृषि के नाम से जाना जाता है। और भारत में एक और प्रकार की कृषि होती है जिसको अपन कहते हैं जैविक कृषि। जैविक कृषि, इसका प्रचलन वर्तमान में बढ़ रहा है और जैविक कृषि के बहुत सारे लाभ भी है और ज़्यादातर यानी कि राज्यों के अंदर जैविक कृषि के रूप में ध्यान दिया जा रहा है। जैविक कृषि खेती करने की एक ऐसी पद्धति है जिसमें कृषक रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर माइक्रोबिलियन पोषक दाता जैसे शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया या माइकोराइना आदि का उपयोग करता है। कीटनाशक व खरपतवार नाशकों के स्थान पर वह बायोपेस्टिसाइड जो जैव कीटनाशक है उसका उपयोग करता है, जैसे क्राइसोपा का भी उपयोग होता है। और गोबर खाद कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, मिश्रित फसल है या अन्य पशु अपशिष्ट है, फसलें और सब्जियों के अपशिष्ट है आदि जैविक कृषि के अन्य तत्व होते हैं, इसका उपयोग भी होता है। हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अंधाधुंध जो उपयोग है, असंतुलित उपयोग से मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य के साथ में और साथ ही साथ पर्यावरण को भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जैविक कृषि पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करके उनका संरक्षण और संवर्धन भी करती है। और भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना की शुरुआत भी अक्टूबर 2004 में की गई थी। भारत में कृषि अनुसंधान परिषद, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, और कृषि एवं सहकारिता विभाग जैविक कृषि का समर्थन कर रहे हैं। विश्व स्तर पर अल्बर्ट हार्वर्ड
को भी यानी कि आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना गया है। तो वर्ल्ड स्तर पर जैविक कृषि की शुरुआत या उसको जनक कहने वाला अल्बर्ट हार्वर्ड है, और वह वृहत स्तर पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का प्रथम जो देश है वो है क्यूबा है। तो क्यूबा में विश्व के अंदर जैविक कृषि को अपनाने वाला देश कहा जाता है। और भारत में भी एक राज्य ऐसा है जहाँ जैविक कृषि होती है। तो विश्व के अंदर सबसे पहले जैविक कृषि को अपनाने वाला देश है वो कौन सा है? क्यूबा है। जबकि भारत का एक राज्य है जहाँ पर जैविक कृषि को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जहाँ लगभग यानी कि 90% कृषि है वो जैविक कृषि की जाती है। तो जैविक कृषि करने वाला भारत का प्रथम राज्य सिक्किम है, जहाँ जैविक कृषि करने पर ज़्यादा यानी कि प्रोत्साहन किया जा रहा है। और विश्व स्तर पर सबसे पहले प्रथम जैविक कृषि की शुरुआत करने वाला है वो क्यूबा देश है, जहाँ अधिकांश भागों में जैविक कृषि की जाती है। और जैविक कृषि के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। ये पर्यावरण को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, इसके साथ साथ जो पशु और मानव है उनके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है। जैविक कृषि से उत्पादित पदार्थ होते हैं उसमें एक तो पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है और ये अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है। स्थानीय पदार्थों और तत्वों पर निर्भर होने के कारण ये एक सस्ती कृषि पद्धति भी है। इसमें कम निवेश पर अधिक लाभ भी मिलता है। जैविक कृषि पर्यावरण अनुकूलन पद्धति पर निर्धारित है। इसमें मृदा को उर्वरता शक्ति के साथ साथ पर्यावरण को भी संरक्षण मिलता है। जैविक कृषि उत्पाद की बढ़ती हुई मांग के कारण इसके निर्यात को भी बढ़ावा मिलने से आय का भी सृजन होने लगा है और जैविक कृषि का उपयोग से भूमि की जल धारण क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। वर्ष 2016 में लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक कृषि कर सिक्किम देश का पहला पूर्ण जैविक कृषि करने वाला राज्य है वो बन गया है। तो भारत में सिक्किम के अंदर जैविक कृषि है वो की जाती है और ये पहला राज्य है जो पूर्ण जैविक कृषि करने वाला राज्य बना है।